हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों पादपों में समन्वय। ठीक है, पादपों में समन्वय किस तरीके से होता है। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि मानव में समन्वय किस तरीके से होता है और मतलब किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है, किस तरीके से समन्वय नियंत्रण होता है। ठीक है, मानव में मांसपेशियां और कोशिका तंत्र होते हैं। ठीक है, पर पादपों में तो ये नहीं होता है। ठीक है, तो आपने एक चीज सुनी होगी, आपने चीज देखी होगी, किस तरीके से पादप अपनी वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं बिना तंत्र का तंत्र, बिना नर्वस सिस्टम के किस तरीके से वृद्धि करते हैं। ठीक है, आपने एक पेड़ सुना होगा, छुई मुई सुना होगा। ठीक है, जब हम उसे छूते हैं तो वो तुरंत सिकुड़ जाता है। कैसे? उसके अंदर कोई नर्वस सिस्टम है क्या? उसके अंदर कोई मसल्स है कि वो संकेत देती है। हमारी मसल्स तो एक जगह से दूसरी जगह संकेत देती है। जैसे कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हमने कुछ छुआ तो तुरंत हमारी मसल्स, हमारी जो पूरी समन्वय की प्रक्रिया है पूरी तरह से किस तरीके से कार्य करती है। पर पेड़ पौधों में तो वो होता नहीं है। पेड़ पौधों में तो मतलब मसल्स, तंत्र का तंत्र वगैरह कुछ नहीं होते हैं। पर वो कैसे कार्य करते हैं, वो किस तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए पादपों में ना तो तंत्र का तंत्र होता है और ना ही पेशियां होती है। यानी कि ना तो उसमें तंत्र का तंत्र होता है, ना तो उसमें पेशियां होती है। फिर कार्य किस पे करता है वो? ठीक है, कार्य किस बेस पे करता है, किस आधार पे? ठीक है, कार्य कुछ इस आधार पे करता है कि रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। जैसे आप जानते हैं पादप हमेशा केमिकल वगैरह या कुछ अपने अंदर सोख के रखते केमिकल। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मार सकते हैं। ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए कुछ भी रखते हैं अपने अंदर, तो उन्हीं के द्वारा उनके अंदर थोड़ा सा एनर्जेटिक करंट बनता है और उनसे समन्वय होता है उनमें। ठीक है, देखिए तो हमारे शरीर में इस तरीके से तंत्र का तंत्र और मांसपेशियां होती हैं, उस तरीके से पादपों में नहीं होती है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल मान लेते छुई के पत्तों को छूते ही उनका सिकुड़ जाना। ठीक है, आपको पता है कि जो छुई के पत्ते होते हैं उनको छूते ही उनका सिकुड़ जाना। ठीक है, ठीक है, देखिए अब आता है, देखिए कि छुई के पत्तों को छूते ही उनका मुड़ जाना है। ये कैसी गति है, किस तरीके की गति है? ठीक है, ये वृद्धि गति नहीं है। ठीक है, कि छुई के पत्तों को ही छूते ही मुड़ जाते हैं। वो बिल्कुल ऐसे ही छूते हैं, वो तुरंत मुड़ जाते हैं। ना तो इनके अंदर तंत्र का तंत्र है, ना इनके अंदर मांसपेशियां हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, पर तो भी मुड़ जाते हैं। तो इनका कारण आगे पढ़ेंगे। ठीक है, छुई के फॉर एग्जांपल मैंने बताने की कोशिश की है कि वृद्धि से मुक्त है, यानी कि ये वृद्धि वाली गति नहीं है, ये वृद्धि गति नहीं है, ये वृद्धि वाली गति नहीं है। ठीक है, ये कौन सी गति है वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, देखिए जैसे ही इसने हाथ से छुई के पत्ते को छूने की कोशिश की तो ये मुड़ना शुरू हो गया, ये मुड़ना शुरू हो गया। ठीक है, इसी तरीके से छुई के पत्ते को छूते ही मुड़ जाना। ठीक है, दूसरा आता है बीज से पादप बनना। ठीक है, वृद्धि पर आश्रित। ये क्या, कौन सी गति है? वृद्धि पर आश्रित। ठीक है, वृद्धि पर आश्रित, यानी कि इसमें हम खाद बीज वगैरह डालेंगे, फिर यहां पर वृद्धि होगी, इसकी इस पौधे की वृद्धि होगी। ये मिट्टी में लगा हुआ है और हम इसमें खाद बीज डालेंगे तो यहां अंकुर फूटेगा, अंकुर फूटने के बाद बाहर निकलेगा। ठीक है, ये दो गतियां हैं, दो चीजें हैं कि एक छुई को पत्ते को छू रहा है तो वो गति वृद्धि पर आश्रित नहीं है। ठीक है, वृद्धि मुक्त है, और ये है वृद्धि पर आश्रित, यानी कि वृद्धि के सहित है। ठीक है, वृद्धि ही इसके लिए सहयोगित है। ठीक है, यहां पर हम खाद बीज या पानी नहीं लगाएंगे तो ये तो बिल्कुल वृद्धि नहीं करेगा, ये तो मतलब अंकुर फूटेगा ही नहीं, तो ये पौधा कहां निकलेगा। ठीक है, उसी तरीके से ये बीज से पादप बनता है और ऐसे छुई के पत्तों से मुड़ना किस तरीके से गति होती है इन दोनों की, आपको पता चल गया होगा। पर आपको यह भी पता है कि तंत्र का तंत्र और पेशियों के बिना ये गति किस तरीके से करते हैं।
किस तरीके से अपना कार्य करते हैं। इन्हें कैसे पता चलता है कि हमें कोई छू रहा है, इन्हें मेरे प्यारे दोस्तों आगे देखिए, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। ठीक है, आप जानते हैं प्रत्येक स्थिति में किस तरीके से तत्काल अनुक्रिया करते हैं पेड़ पौधे। आपने पीछे अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की आपको। ठीक है, देखिए वृद्धि से मुक्त गति, वृद्धि से मुक्त गति कौन सी होती है? जो वृद्धि ना करते हो और हमें छूने पर मुक्त गति करते हो, यानी कि छूते हम तो तुरंत गति करते हैं, उन्हें वृद्धि से मुक्त गति कहते हैं। ठीक है, यदि हम छुई मुई के पौधे में होने वाली गति, उदाहरण जैसे पौधे को जिस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे के जिस भाग में गति होती है, वे दोनों बिंदु भिन्न हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पौधे को जिस बिंदु पर छुआ जाता है, फॉर एग्जाम्पल पौधा ये है, ठीक है, मतलब जिस बिंदु पर हमने छुआ, ठीक है, जिस बिंदु पर हमने इसे छुआ, हमने तो यहां छुआ ना इसे, यहां, ठीक है, पर यहां से सिकुड़ना शुरू होता है वो। ठीक है, जिस भाग में गति होती है, सिकुड़ना यहां से शुरू होता है, यहां से थोड़ा ही नहीं होता है। यहां तो वो जो इसकी लीव्स होती है, पत्ती होती है, वो उतनी बड़ी होती है, यहां से कुछ फर्क नहीं पड़ता है यहां से। ठीक है, छुआ तो हमने यहां से, पर यहां से फर्क पड़ता है, उसे यहां से फर्क पड़ता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हाँ पौधे भी गति करते हैं, पौधे भी एक अपनी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सहायक रहते हैं। ठीक है, किस तरीके से देखिएगा, पादपों में भी स्पर्श होने की सूचना का संचरण होता है। ठीक है, यानी कि पादपों को भी हम छूते हैं, तो जो हम ऐसे ही छूते हैं उसी सूचना को तुरंत दूसरी जगह स्थानांतर किया जाता है, यानी कि दूसरी जगह भेजा जाता है। यानी कि ऐसे हमने उसे स्पर्श किया, वो एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजा जाता है, यानी कि संचरण किया जाता है। ठीक है, पादपों में भी ये होता है। वो किसके कारण होता है, आगे देखिए, पादप इस सूचना को एक कोशिकी से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए अभी वैद्युत रसायन क्या है मैं बता दूं आपको। वैद्युत रसायन, ठीक है, देखिए हम अपने पादपों में खाद या बीज वगैरह कुछ करते हैं, पानी वगैरह भी लगाते हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें लगाते हैं। ठीक है, तो पादप हमारे क्या करते हैं कि इनको ही वैद्युत रसायन मानते हैं। ठीक है, जो भी हम उन्हें भोजन के लिए मटेरियल देते हैं, वृद्धि के लिए मटेरियल देते हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह उनकी इंफॉर्मेशन मतलब संचरित होती है, एक जगह से दूसरी जगह उनकी इंफॉर्मेशन संचरित होती है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो वैद्युत रसायन साधन के उपयोग से ही पादप गति करते हैं, यानी कि पादपों की इंफॉर्मेशन एक जगह से, जो सूचना है एक जगह से दूसरी जगह गति करती है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, अंततः मैं पादप कोशिकीय गति करने के लिए जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं। देखिए आपने सुना है कि जब पादप जल की मात्रा में परिवर्तन करके, यानी कि पादप कम जल होगा पादप में, तो वो अपने आप को परिवर्तित कर लेंगे, अपने आप को बदल लेंगे उसी तरीके से। जैसे आपने देखा होगा कि जब वो पत्ती में बिल्कुल जल नहीं होता है तो पत्ती सिकुड़ जाती है, यानी कि उसका मतलब होता है सूखना। ठीक है, बिल्कुल सिकुड़ जाती है। ठीक है, उसी तरीके से वो कह रहा है कि पादप कोशिकीय गति करने के लिए जल की यूज करते हैं, यानी कि कोशिकीय गति करने के लिए जल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जल का यूज। ठीक है, उसी जल के प्रभाव से, उसी जल के कारण अपने आप में परिवर्तन लाते हैं, अपने आप में गति करते हैं, अपने आप में परिवर्तन लाते हैं। जल उनके अंदर वो बहुत ही भूमिका निभाता है और हर तरीके की गति कर पाते हैं वो। ठीक है, आकृति भी चेंज कर सकते हैं वो। क्या कर सकते हैं? आकृति भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। यानी कि आपको पता है जब पादप फूलते या सिकुड़ते हैं, किसके कारण? जल के कारण फूलते या सिकुड़ते हैं तो उनका आकार चेंज हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है, तो किसके कारण? ये सिर्फ पानी के कारण है। ठीक है, जल के कारण है।
ऐसे जल पादप में जाता है तो फूलने या सिकुड़ने के कारण उनका आकार बदल जाता है। ठीक है, तो आपको इससे बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा कि किस तरीके से पादप गति करते हैं और किसकी वजह से उनके अंदर एक जगह से दूसरी जगह सूचना जाती है वैद्युत रसायन साधन के कारण। ठीक है, और उनकी आकृति किस तरीके से बदली जाती है, आकृति बदली जाती है जल के कारण। ठीक है, ठीक है, जल के कारण, और परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने का आकार भी वो जल के कारण ही करते हैं। तो आपको यहां तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे है वृद्धि पर आश्रित गति। वृद्धि पर आश्रित गति का मतलब क्या होता है? देखिए आपने देखा होगा कि हम कोई पौधा या कुछ लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि उन्हें एक सहारे की जरूरत होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि सहारे से वृद्धि करते हैं, जैसे कि तुरई का पौधा है या और किसी का मटर का पौधा है, कि उन्हें कोई रस्सी नुमा सहारा चाहिए और उसके ऊपर बेल की तरह पौड़ जाते हैं। ठीक है, देखा है, उसी के उन मतलब वृद्धि पर आश्रित गति कहलाती है। ठीक है, जैसे कि एक मटर के पौधे का एग्जाम्पल ले लिया या तुरई के पौधे का एग्जाम्पल ले लिया, और भी आपने देखा वो सरक बेल होती है जो पेड़ पर पीले पीले कलर की पूरे पेड़ को दबा लेती है। ठीक है, तो वो कौन सी गति होती है? वृद्धि पर आश्रित गति। ठीक है, यहां देखते हैं हमने क्या लिखा है। ठीक है, देखिए मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाढ़ पर प्रतान की सहायता से ऊपर बढ़ चढ़ते हैं। ठीक है, देखिए प्रतान का मतलब होता है कि प्रतान की सहायता से, यानी कि कुछ धागे या वगैरह की सहायता से, रस्सी वगैरह की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। जैसे मटर का पौधा हुआ, तुरई का पौधा हुआ, और भी बहुत सी चीजें ऐसी बेलें हैं जो उनकी प्रतान की सहायता से ऊपर मतलब गति करती हैं। ठीक है, देखिए यह प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है। ठीक है, यह प्रतान क्या है? स्पर्श के लिए संवेदनशील है। ठीक है, इससे स्पर्श के लिए संवेदनशील है। ठीक है, बहुत ही संवेदनशील है। और देखिए आगे प्रतान, प्रतान क्या कहलाता है? प्रतान के बारे में बता दूं मैं। ठीक है, प्रतान का धागे जैसा प्रतान, सॉरी यहां पे प्रतान एक, प्रतान क्या होता है? प्रतान देख लेते हैं। प्रतान पादप का धागे जैसा वह भाग जो उसे किसी स्तंभ या किसी अन्य प्रकार के सहारे पर चढ़ने में सहायता करता है। ठीक है, प्रतान क्या कहलाता है? प्रतान क्या कहलाता है कि जो पौधे का धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है। ऐसे आप तुरई की बेल मान लीजिए, या मतलब आप वो मान लीजिए, मतलब मटर की बेल मान लीजिए, या उसकी बेल मान लीजिए जो सरक बेल होती है पीले कलर की। ठीक है, उसकी बेल मान लीजिए। आपने देखा होगा कि मतलब धागे की तरह होती है, धागे की नुमा वो ऐसी बेल लिपटती हुई जाती है, धागे पर लिपटती हुई जाती है, और रस्सी या धागे पर लिपटती हुई जाती है, और फिर वो आगे गति करती है। ठीक है, उसी के बारे में वो बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्रतान उसे बोलते हैं कि जो धागे नुमा हमारे पौधे में वो होती है, मतलब जो गति करने के लिए आगे बढ़ती है, वो उसी को हम प्रतान बोलते हैं। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। जैसे कि आपकी देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए धागे नुमा एक पीले कलर की रस्सी नुमा दिख रही होगी, और किस तरीके से हमारे इस रस्सी पर, इस मतलब पेड़ पर, इस पौधे पर किस तरीके से गति कर रही है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, यही हमारी प्रतान है। ठीक है, क्योंकि यह वृद्धि दिशिक है, इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। इससे क्या लगता है? इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा प्रतान क्या होता है, वृद्धि पर आश्रित गति किस किस तरीके से हो सकती है। ठीक है, वृद्धि पर आश्रित गति, यही हमारी वृद्धि पर आश्रित गति कहलाती है कि कोई पौधा मतलब पेड़ पर, यानी कि कोई पौधा किसी के सहारे गति करे, किसी के सहारे यानी कि एक धागे के सहारे जो उसका प्रतान होता है उसके सहारे आगे गति करे, उसे ही हम वृद्धि पर आश्रित गति कहते हैं। ठीक है, आपको यहां तक अच्छे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, फिर होता है अनुवर्तन। अनुवर्तन का क्या मतलब होता है? अनुवर्तन का मतलब होता है
कि जो उद्दीपन से मिलने वाला, यानी कि बाहरी वातावरण से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है उससे गति करना। बाहरी वातावरण से जैसे फॉर एग्जांपल प्रकाश है, गुरुत्वाकर्षण बल है और पानी वगैरह है, इनसे गति करना, ठीक है, इनसे वृद्धि करना, ठीक है, यही होता है, ठीक है। देखिए अनुवर्तन का मतलब में होता है यह किसी पादप की बाहरी उद्दीपन के कारण होने वाली वैश्विक गति है, ठीक है, किसी पादप के बाहरी उद्दीपन के होने के कारण गति है, ठीक है। मैंने क्या कहा, बाहरी उद्दीपन। बाहरी उद्दीपन का मतलब होता है बाहरी चीजों के कारण होने वाली गति है, ठीक है, बाहरी चीजों के, फॉर एग्जाम्पल प्रकाश, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल और पानी, खाद वगैरह जो भी हम मिनरल्स डालते हैं उसके द्वारा होने वाली गति, ठीक है, उसी को बाहरी उद्दीपन कहते हैं, ठीक है। जहां बाहरी उद्दीपन प्रकाश, देखो आगे प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण आदि हो सकते हैं, ठीक है। बाहरी उद्दीपन कौन सा हो सकता है, प्रकाश हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण आदि हो सकते हैं, ठीक है, यही हमारे बाहरी उद्दीपन होता है, ठीक है। प्रकाश जैसे प्रकाश की रोशनी हमारे पौधे पर पड़ती है तभी तो हमारे पौधे वृद्धि करते हैं। प्रकाश की रोशनी ऐसे ही ना पड़े और बगैर प्रकाश की रोशनी में हमारे पौधे रखे जाएं तो वो वृद्धि नहीं करते हैं, ठीक है। अब एक बात मान लीजिए, किसी पौधे को प्रकाश ना मिले और किसी कमरे में बंद कर दें तो पौधा सूख जाएगा, यानी कि मुरझा जाएगा, चाहे उसमें पानी कितना भी लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है। ऐसे ही है गुरुत्वाकर्षण बल, जब उसके नीचे मिट्टी या उस पौधे को मिट्टी या किसी और चीज में नहीं डालोगे, किसी और चीज में उसकी सहायता नहीं लोगे तो वो वृद्धि नहीं करेगा, यानी कि गति नहीं करेगा। जैसे कि आप किसी पौधे को मिट्टी में लगाते हैं तो वो उसकी जड़ें नीचे तक फैलती हैं, जड़ें नीचे तक फैलती हैं तो जड़ों में जो हम पानी वगैरह लगाते हैं तो जड़ों में फैलता है, उसके बाद वृद्धि करते हैं, वो खाना वगैरह बनाते हैं अपने और वृद्धि करते हैं। किसकी सहायता से, दो चीजों की सहायता से, प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं वो, और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे जड़ों के लिए सहायक होता है, ठीक है। आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ चुका है। देखिए अनुवर्तन गति दो प्रकार की होती है। अनुवर्तन गति का मतलब होता है, देखो एक तो होता है उद्दीपन की तरफ गति करना, जो उद्दीपन यानी कि हम सहायता ले रहे हैं, ठीक है, उद्दीपन की तरफ गति करना, जैसे प्रकाश की तरफ गति करना, ऊपर की तरफ गति करना, ये होता है उद्दीपन की तरफ गति, ठीक है। तो वो होता है धनात्मक गति, क्या होती है, धनात्मक गति। और उद्दीपन के विपरीत गति करना, उद्दीपन के विपरीत गति करना, धनात्मक का मतलब होता है कि पॉजिटिव गति करना, ऊपर की साइड गति करना, धनात्मक गति। और धनात्मक उद्दीपन के विपरीत गति करना वो कहलाता है ऋणात्मक गति। वो क्या कहलाता है, ऋणात्मक गति। देखिए यदि पादप में अनुवर्तन उद्दीपन की दिशा में हो तो उसे धनात्मक अनुवर्तन, तथा यदि उद्दीपन की विपरीत दिशा में हो तो उसे ऋणात्मक अनुवर्तन कहते हैं, ठीक है। आपको यहां तक अच्छे समझ में आ चुका होगा धनात्मक अनुवर्तन और ऋणात्मक अनुवर्तन क्या होता है, ठीक है। कि ऊपर की दिशा में कोई गति करे, उद्दीपन की तरफ गति करे तो धनात्मक अनुवर्तन, और उद्दीपन की विपरीत गति करे तो ऋणात्मक उद्दीपन, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक, ले लीजिए। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अनुवर्तन के मुख्य प्रकार, ठीक है। अभी अनुवर्तन हमने समझा था, उसके मुख्य प्रकार क्या होते हैं। पहला होता है गुरुत्वा अनुवर्तन और दूसरा होता है जला अनुवर्तन, ठीक है। इनके बारे में अच्छे समझेंगे। गुरुत्वा अनुवर्तन क्या होता है, गुरुत्वा अनुवर्तन का मतलब होता है कि जड़ों की तरफ गति करना और ऊपर की तरफ गति होना, ठीक है, यानी कि जड़ों की तरफ गति करना, ठीक है। देखिए किसी जीव की ऐसी वृद्धि जो गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन से प्रभावित हो, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन से प्रभावित हो, ठीक है, यानी कि जड़ों की गति नीचे की ओर हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये हमारा पौधा है, ये हमारा पौधा है, ठीक है, और वो जड़ों को नीचे की ओर इस तरीके से गति हो रही है उसकी, ठीक है, इस तरीके से, और इस तरीके से ऊपर के लिए गति हो रही है, ठीक है। ये तो ये हमारी धनात्मक गुरुत्वा अनुवर्तन गति होती है, और ये ऋणात्मक गुरुत्वा अनुवर्तन होता है, ठीक है, ऋणात्मक।
यानी कि ऊपर की ओर गति होती है तो अनुवर्तन, ऋणात्मक गुरुत्व अनुवर्तन, और नीचे की ओर गति होती है तो धनात्मक गुरुत्व अनुवर्तन। ठीक है, ये दो प्रकार की गतियां होती हैं। ठीक है, देखिए किसी अब की ऊपरीगामी, ऊपरीगामी का मतलब ऊपर की ओर, ऊपरीगामी का मतलब ऊपर की ओर, किसी प्रवाह की ऊपरीगामी वृद्धि ऋणात्मक गुरुत्व अनुवर्तन तथा जड़ की अधोगामी वृद्धि धनात्मक गुरुत्व अनुवर्तन कहलाती है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ऊपरीगामी का मतलब है ऊपर की ओर गति, और धनोगामी का मतलब है अधोगामी, अधोगामी का मतलब है नीचे की ओर गति। ठीक है, नीचे की ओर धनात्मक गति, इसे धनात्मक गति कहते हैं, इसे ऋणात्मक गति कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना आप। यानी कि किसी पौधे की ऊपर की ओर गति होगी उसे हम ऋणात्मक गति की बोलेंगे, ऋणात्मक गुरुत्व अनुवर्तन गति। पौधे की ऊपर की ओर गति होगी ऋणात्मक गुरुत्व अनुवर्तन गति होगी, और अधोगामी यानी कि धनात्मक, धनात्मक नीचे की ओर गति होगी, जड़ की ओर गति होगी, उसे धनात्मक गुरुत्व अनुवर्तन गति कहते हैं। ठीक है, धनात्मक गुरुत्व अनुवर्तन गति कहते हैं। ठीक है, आपको यहां तक अच्छे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, फिर आता है जला अनुवर्तन। जला अनुवर्तन का मतलब वो ही सीधा सा सिंपल भाषा कि जल की ओर गति। ठीक है, जल की ओर गति होगी वो धनात्मक अनुवर्तन गति। देख लेते हैं, देखिए किसी पादप की जल रूपी उद्दीपन के कारण होने वाली गति, यानी कि जल रूपी उद्दीपन के कारण होने वाली गति, पादप की जड़ें जल की ओर गति करके धनात्मक जला अनुवर्तन दर्शाती हैं। ठीक है, जल की ओर गति करके, जल की ओर गति करके, जल की ओर गति करके धनात्मक जला अनुवर्तन गति दर्शाती है, जला अनुवर्तन गति दर्शाती है। ठीक है, जल की ओर गति करके धनात्मक जला अनुवर्तन गति दर्शाती है। फिर दर्शाती है तने, जबकि तने जल से दूर गति करके ऋणात्मक जला अनुवर्तन गति कहलाता है। ठीक है, ऋणात्मक जला अनुवर्तन गति दर्शाता है। ठीक है, ये आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कि जला अनुवर्तन गति उसे कहते हैं कि जो पादप जो पेड़ पौधे जल की ओर गति करते हैं तो धनात्मक जलानुवर्तन गति कहलाता है। ठीक है, और जो तने की ओर गति करते हैं वो ऋणात्मक जलानुवर्तन गति कहलाता है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ऊपर वाला भी समझ में आ चुका है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि पृथ्वी की ओर गति करता है, पृथ्वी की ओर गति करता है उसे धनात्मक गुरुत्व अनुवर्तन गति कहलाता है, और जो तने की ओर गति करता है उसे ऋणात्मक गुरुत्व अनुवर्तन गति कहलाता है। ठीक है, इसके लिए दो शब्द उपयोग किए, ऊपरीगामी, ऊपरीगामी का मतलब ऊपर की ओर, और अधोगामी, अधोगामी का मतलब नीचे की ओर। ठीक है, ये आपको शब्द याद रखना है, ऊपरीगामी अधोगामी। ठीक है, ऊपरीगामी का मतलब ऊपरी तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऊपरीगामी। अधोगामी का मतलब नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर धनात्मक, ऊपर की ओर ऋणात्मक। ठीक है, इसमें जल की ओर धनात्मक और जल से तने की ओर ऋणात्मक। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा है हमारा रसायन अनुवर्तन। ठीक है, देखिए रसायन अनुवर्तन का मतलब होता है जब किसी पौधे में रसायन अनुवर्तन के द्वारा गति हो उसे रसायन अनुवर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जब पौधे के किसी अंग की गति किसी रासायनिक पदार्थ के उद्दीपन से प्रभावित हो तो वह रसायन अनुवर्तन कहलाता है। ठीक है, रसायन के किसी पदार्थ से प्रभावित हो, रसायन के किसी पदार्थ से प्रभावित हो उसे रसायन अनुवर्तन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम खाद बीज वगैरह लगाते हैं तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं तभी तो ग्रोथ करते हैं, अन्यथा कहाँ ग्रोथ करते हैं, तभी तो गति करते हैं। अन्यथा कभी तो मतलब हम सादा खाद डालते हैं, सादा उसमें पानी फानी लगाते हैं तो तभी तो गति करते हैं। यानी कि उनको रसायन मिलता है, उनको मेटीरियल मिलता है, उनको भोजन बनाने के लिए, उनको उनकी जड़ों तक पहुंचाने के लिए, तभी तो वो गति करते हैं। तो ये क्या रासायनिक पदार्थ ये सब क्या रासायनिक पदार्थ, तो उन्हीं से प्रभावित होकर के रसायन अनुवर्तन होता है। ठीक है, देखिए रसायन अनुवर्तन का एक उदाहरण पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। ठीक है, देखिए पराग नलिका आप जानते होंगे कि
एक यहाँ बीजांड है, ठीक है, और बीजांड की ओर गति करना ही उसका रसायन अनुवर्तन कहलाता है। ये बीजांड की ओर गति करना, ठीक है, रसायन अनुवर्तन कहलाता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर फोटो दिख रहा है, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि पराग नलिका है और उसकी ओर गति करना ही ये रसायन अनुवर्तन कहलाता है। आपको दिख रहा होगा फोटो, ठीक है, आपने देख लिया होगा किस तरीके से, ठीक है, देख लिए। देखिए अगला आता है प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन का क्या क्या मतलब होता है? प्रकाश अनुवर्तन का मतलब होता है जो पेड़ पौधा या पादप प्रकाश की तरफ गति करे उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। यही तो है, प्रकाश की तरफ गति करे। जैसे प्रत्येक पेड़ पौधा प्रकाश से अपनी गति करता है, ठीक है, प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, उसके बाद उसमें वृद्धि होती है। प्रकाश के बिना कोई पेड़ पौधा गति कर सकता है? अन्यथा नहीं कर सकता, ठीक है। देखिए जब पौधे के किसी अंग की गति प्रकाश के उद्दीपन से प्रभावित हो तो वह प्रकाश अनुवर्तन कहलाती है, ठीक है। जब किसी पौधे की मतलब जब कोई भी पौधा प्रकाश के उद्दीपन से प्रभावित होकर के और गति करे तो वो ही प्रकाश अनुवर्तन गति कहलाती है, ठीक है। देखिए पादप की जड़ें प्रकाश से विपरीत दिशा में गति कर ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन करती हैं, जबकि पादप की शाखाएं प्रकाश की दिशा में गति कर वृद्धि कर धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन, ठीक है। ये तो हकीकत है, ठीक है। ऐसे प्रकाश अनुवर्तन है। प्रकाश अनुवर्तन जब प्रकाश की तरफ गति करेगा तो धनात्मक अनुवर्तन, और जब प्रकाश से विपरीत दिशा में गति करेगा तो ऋणात्मक अनुवर्तन। ये तो बिल्कुल ही सही है कि जब हम प्रकाश की तरफ गति करेंगे तो पॉजिटिव गति होगी, ठीक है, पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव तो जानते हो गया, पॉजिटिव गति होगी। और प्रकाश से विपरीत दिशा में हम गति करेंगे तो नेगेटिव गति होगी, ठीक है। धनात्मक ऋणात्मक का ये मतलब है, ठीक है। आपको यहां तक अच्छे समझ में आ चुका होगा। फिर आता है स्पर्श अनुवर्तन। देखिए आप जानते हैं स्पर्श अनुवर्तन का मतलब होता है कोई भी पेड़ पौधा ना तो पत्थर पर मतलब अपनी बेल पड़ा सकता है। कभी देखा है कि तुरई की बेल या मटर की बेल या किसी और की बेल कभी पत्थर पे पड़ती हुई देखी है? कभी दीवार पे पड़ती हुई देखी है? पत्थर की नुमा दीवार पे, चिकनी नुमा दीवार पे नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा स्पर्श है कि वो नेगेटिव स्पर्श है, यानी कि नेगेटिव स्पर्श है, उनसे दूर भागती है, ठीक है। और वही एक रस्सी नुमा कोई चीज मिल जाए तो वहां स्पर्शानुवर्तन हो जाता है, ठीक है। वो पॉजिटिव स्पर्शानुवर्तन होता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, जब किसी पादप की गति या वृद्धि स्पर्श के उद्दीपन से प्रभावित हो तो उसे स्पर्शानुवर्तन कहते हैं, ठीक है। जब किसी पादप की गति स्पर्श से प्रभावित हो, जैसे कोई रस्सी बांधी, कोई जाल है उस पर लगा हुआ, ठीक है, तो उस पे स्पर्श हो रहा है, उस पे गति कर रही है, यानी कि बेल वहीं पे पड़ रही है और वहीं पे जा रही है, ठीक है। उसी तरीके से सरक बेल देखी होगी आपने, तुरई की बेल देखी होगी आपने, मटर की मतलब जो तना होता है वो देखा होगा, ठीक है। प्रतान कहते हैं इसे क्या कहते हैं? प्रतान, ठीक है, वो भी देखा होगा आपने, ठीक है। तो वो किस तरीके से गति करता है? या तो कोई डंडा होगा, आपने ये नहीं देखा होगा पत्थर नुमा किसी चीज पर गति करता हो, ठीक है, नहीं देख करता है, ठीक है। तो स्पर्शानुवर्तन उसी को कहते हैं, ठीक है। किसी प्रतान, देखिए आ गया, किसी प्रतान का किसी पादप के सहारे ऊपरी मुखी गति करना धनात्मक स्पर्शानुवर्तन। उदाहरण पादप की जड़ों का पत्थर की आदि के संपर्क में आने पर उससे दूर गति करना ऋणात्मक अनुवर्तन, ठीक। देखिए वो क्या कहने का मतलब है कि कोई भी पादप किसी रस्सी या कोई इस तरीके की नुमा वो मतलब गति हो कि उसके सहारे गति करे तो वो धनात्मक स्पर्शानुवर्तन कहलाता है, धनात्मक, ठीक है। और जैसे पत्थर नुमा गति करे, पत्थर नुमा के सहारे बहुत दूर भागे उसे, तो वो क्या? ऋणात्मक स्पर्शानुवर्तन, ठीक है। यानी कि पत्थर नुमा, मैंने बता दिया आपको कि पत्थर नुमा कोई चीज होती है तो हमारी जो पेड़ पौधों की गति होती है बिल्कुल विपरीत होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। और किसी रस्सी या कोई वैसी चीज होती है उसकी उधर गति होती है तो वो
धनात्मक गति होती है, यानी कि पॉजिटिव गति होती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। मेरे वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ ना समझ में आया करे मेरे प्यारे दोस्तों तो पूछा कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। ऐसी लगे रही, मेहनत कीजिए, लगे रहिए।